हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स में। हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन ट्रांसक्रिप्शन का सेकंड लेसन, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। फर्स्ट लेसन में हमने बात की थी बेसिक्स की कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से प्रोग्रेस करता है, इन सारी बेसिक बातों का आइडिया हमने वहाँ पर लिया था। आज हम जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए किन किन फैक्टर्स और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो टुडे वी डिस्कस व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स हों वो उसके अपडेट्स आपको मिल जाएं और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। सबसे पहला जो चीज़ हमें चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो है हमारा डीएनए सीक्वेंस, या यूँ कह लें हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जिस सेगमेंट का हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है, हमें वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या डीएनए सेगमेंट सबसे पहले चाहिए होता है ताकि हम ट्रांसक्रिप्शन कर पाएँ। ओके, तो अगर हम रेप्लिकेशन में देखें तो क्या होता है कि डीएनए के बोथ स्ट्रैंड्स की ज़रूरत होती है फॉर द रेप्लिकेशन, और वहाँ पे डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड एक ही समय में टेम्पलेट के तरह बिहेव करते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो है साइमल्टेनियसली रेप्लिकेट भी होते हैं। पर अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे केवल एक स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड जो है एज ए टेम्पलेट यूज़ होता है और only one strand get transcribed at one time. Okay, सपोज ये हमारा एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स डीएनए है। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स डीएनए कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डीएनए है वो अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मौजूद है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं। बट जब हमें ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना होता है तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मेल्ट करना होगा। अगर सपोज हम इस लोअर स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, देन व्हाट वी नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें ये जो लोअर स्ट्रैंड है उसको सेपरेट करना होगा अपर वन से। ओके, सो इसके सेपरेट करने के लिए कई कुछ एंजाइम्स यहाँ पे आएंगे और सेपरेट करके ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। इस बबल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ओके, जब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है देन इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, नाउ ओपन कॉम्प्लेक्स। अब इस ओपन कॉम्प्लेक्स में हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज। जब हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस मिल चुका है तो अब हमें क्या चाहिए होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस कर सके। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ओके, और सेकंड होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सो दिस इज ऑफ टू टाइप्स, डीएनए डिपेंडेंट एंड RNA dependent. Okay, okay, so most of the prokaryotes and eukaryotes contain DNA dependent RNA polymerase, okay, which is commonly known as RNA polymerase. Okay, but some RNA viruses contain RNA dependent RNA polymerase which is known as a RNA replicase। यानी कुछ RNA वायरसेस ऐसे हैं जिनमें कि RNA एज ए जीनोम मौजूद होता है, देन उनमें क्या होता है, DNA की जगह RNA एज ए टेम्पलेट बिहेव करता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर RNAs। ओके, नाउ अगर हम प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज के बारे में बात करें, so in case of prokaryotes a single type of
RNA polymerase is responsible for the synthesis of all the different kind of RNA molecules. Okay. RNA polymerase present in prokaryotes are the multi-subunit enzyme. It means it is made up of 4 different polypeptide units. First is alpha, second beta, third is beta prime, and fourth one is the sigma. So here the multi-subunit enzyme contains 2 sets of alpha polypeptide, one set of beta polypeptide, one set of beta prime, and one set of sigma factor. Here sigma factor play a very important role. It behaves like a promoter recognizer. Okay, it recognizes the promoter present in a DNA and helps the coenzyme to get bind with the initiation site. Okay, so sigma factor plus coenzyme all together form the holoenzyme. Okay, so coenzyme contains alpha 2, beta and beta prime and the sigma factor. So all these 5 polypeptides together form the holoenzyme or the complete RNA polymerase in prokaryotes. Now next is eukaryotes. So in case of eukaryotes, there are 3 different type of RNA polymerases found. First is RNA polymerase 1, second is RNA polymerase 2, third is RNA polymerase 3. In addition of these RNA polymerase, there are some additional RNA polymerase is also found in mitochondria and in chloroplast. Okay. Now if we talk about its structure or the chemical composition, then like prokaryotes, eukaryotic RNA polymerase is also a multi-subunit enzyme or multi-subunit protein. So prokaryotes की तरह eukaryotic RNA polymerase भी multi-subunit प्रोटीन एंजाइम होती है जिसमें 8 से 12 अलग अलग सब यूनिट्स हो सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रमोटर. हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, बट इफ वी डोंट हैव आइडिया अबाउट द प्रमोटर then it is really very difficult to initiate the transcription. Okay, तो प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर होता है एक specific DNA sequence, okay, which is present on the cis position. Okay, so promoter is basically a cis acting position dependent DNA sequence, and what they act, they cis acting DNA dependent DNA sequence is really very important for the accurate and the efficient initiation of the transcription. Okay, so what is the cis position? Suppose this is the double stranded DNA and this is our template strand, okay, where the gene sequence is present. Then the promoter is present on this strand. It means if the promoter is present on the template strand, then this is called the cis position, and if the promoter is present on the other strand of the DNA, then that is called transposition. Okay, if we talk about the prokaryotes, so in the case of prokaryotes, the promoter consists 2 short consensus sequence which contains 6 base pairs. Okay, one at -10 and another one is at the -35 position upstream from the transcription site. So what is upstream? Upstream means the genes that are present on the left side of the transcription unit, okay, and the genes that are present
on the right side of the transcription initiation site are called downstream. Okay, and the upstream genes are denoted by the with the minus sign. The genes present on the upstream region are denoted by the minus sign, and the genes present on the downstream is denoted by the plus sign. Okay, like in this figure you can get more clear here. यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है. ठीक है, यहाँ पे हम जैसा कि हमने बात किया कि प्रोकैरियोट्स में दो सब यूनिट्स होते हैं प्रमोटर के. पहला एक सब यूनिट जो होता है वो -10 रीजन पे होता है, और दूसरा जो होता है वो -35 रीजन पे होता है. -10 रीजन पे मौजूद प्रमोटर सीक्वेंस को हम लोग प्रिब्नो बॉक्स या फिर -10 एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं. इट कंसिस्ट द 6 न्यूक्लियोटाइड्स TA, TA and AT. Okay, so this Pribno box or the -10 region is really very important for the start of the transcription. Second is the -35 region or -35 element. It usually consists of 6 nucleotide TTGA-CA, and it requires for the high transcription rate. Okay, now in case of eukaryotes, so if we discuss about the promoter in case of eukaryotes, so what happened in case of eukaryotes, all the genes that are present in the upstream region, they are called the promoter, or we can say that the promoter in case of eukaryotes, the promoter is also present in the upstream region. Okay, but as in the case of prokaryotes, we see that the promoter are present near to the initiation site, but that's not true in case of eukaryotes. eukaryotes के केस में क्या होते हैं, प्रमोटर जो होते हैं इनिशिएशन साइट से कई किलो बेस पेयर दूर होते हैं. ठीक है, सो ऐसे में क्या होता है कि जब प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना होता है, देन वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रमोटर रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर जिसे हम TBP यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, ये प्रमोटर हमारे यूकैरियोटिक प्रमोटर, द वेल नोन प्रमोटर इज टाटा बॉक्स. सो TBP इज द टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, और ये टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को, एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो होते हैं मौजूद यूकैरियोटिक प्रमोटर में, वो है लाइक अपस्ट्रीम एनहांसर या अदर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आर लाई मेनी किलो बेस पेयर अवे फ्रॉम द initiation site. So for make them come together, what happened, the DNA get bent on their back and allow the placement of regulatory sequences to the actual site of transcription. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर सीक्वेंस है, अपस्ट्रीम एनहांसर रीजन है, वो सारे क्या है हमारे इनिशिएशन साइट जो है इनिशिएशन साइट से काफ़ी दूर पे हैं. तो ऐसे में क्या होगा, अब जब हमारा प्रमोटर रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन यानी TBP आएगा तो वो क्या करेगा, वो स्टार्ट साइट से दूर जाकर के बाइंड होगा, और जहाँ पे वो बाइंड होगा वहीं पे जाकर के हमारा कोड एंजाइम RNA पॉलीमरेज का बाइंड होगा. इससे क्या होगा कि वो जो इनिशिएशन साइट है वहाँ तक वो प्रॉपरली पहुँच नहीं सकेगा. इसके लिए क्या करता है, DNA खुद को बेंड कर लेता है, और बेंड करके ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ताकि जो हमारे प्रमोटर रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर्स हैं वो प्रमोटर और एनहांसर को प्रॉपरली एक प्लेस में ला सकें जहाँ से कि ट्रांसक्रिप्शन साइट नज़दीक हो, और या इनिशिएशन साइट नज़दीक हो, और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन शुरू हो सके. In the eukaryotes, the well-known promoter is Tata box, which is present at the -30 position, and it contains TATA
ATA रिच रीजन इन द, यहाँ पे आप देख रहे होंगे TATA फॉर द टाटा बॉक्स। यहाँ पे XA है, तो इस X की जगह पे आइदर T हो सकता है या फिर A हो सकता है। ओके, सो एनीथिंग वुड बी देयर एट द प्लेस ऑफ X। नाउ नेक्स्ट इज fourth is transcriptase. Now we have DNA sequence, we have RNA polymerase, promoter region, but still one thing is needed, that is transcriptase, because without the help of transcriptase these enzyme and different factors are not able to bind at the DNA. ओके, क्योंकि डीएनए क्या है, अभी भी अपने डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है और उस डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म को मेल्ट करके ओपन ट्रांसक्रिप्शन बबल को क्रिएट करना है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, ट्रांसक्रिप्टेज की। ट्रांसक्रिप्टेज एक टाइप ऑफ डीएनए हेलिकेज होता है जो कि डीएनए के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है। ओके, सो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्टेज बाइंड करता है और वो एक क्या करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स थी उसको डिस्टर्ब करता है एंड एज अ रिजल्ट ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो गया। अब इस ट्रांसक्रिप्शन बबल्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और वो आरएनए का सिंथेसिस शुरू करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टोपोआइसोमरेज। सो टोपोआइसोमरेज की ज़रूरत क्या हुई, अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा इन द डीएनए। जब वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें सुपर कॉइलिंग आएगी। उसके लिए आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है धीरे धीरे उसको अनबाइंड होना पड़ेगा और जब आरएनए पॉलीमरेज उस एरिया को सिंथेसाइज कर चुका होगा, ट्रांसक्राइब कर चुका होगा, तो फिर से उसको क्या करना होगा, रिवाइंड करना होगा। तो ये बार बार अनबाइंडिंग एंड रिवाइंडिंग की वजह से क्या होता है, डीएनए में सुपर कॉइलिंग हो जाती है और इसी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टोपोआइसोमरेज की। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरह के टोपोआइसोमरेज को इस्तेमाल करते हैं। पहला है टोपोआइसोमरेज 1 जो कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को डिस्टर्ब करता है या हटाता है, और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं टोपोआइसोमरेज 2 का जो कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करती है। कई जगह आप टोपोआइसोमरेज 2 को गायरेज के नाम से भी पढ़ते होंगे। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन, दिस इज द एंटीपीज। सो सारे मटेरियल्स हैं बट अभी भी कुछ मिसिंग है, वो है हमारा एनटीपी यानी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ट्रांसक्रिप्शन के केस में जो है एटीपी, यूटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी एज अ रॉ मटेरियल सर्व करते हैं। इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन हमने देखा था कि डीएनटीपीज यानी डाईऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल होता था, पर इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, केवल हमें न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की ज़रूरत होती है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यूटीपी, वाई वी यूज़ यूटीपी, बिकॉज ये आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है और आरएनए में थियामिन जो होता है वो उसको रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूटीपी। ओके, यूटीपी, जीटीपी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल सर्व करते हैं। सो ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म होता है, इस बबल में क्या होता है, धीरे धीरे ये एनटीपीज आके जुड़ते जाते हैं और जो है हमारा आरएनए चेन का ग्रोथ करते जाते हैं। नाउ 7-1,
सेवेंथ में हमें क्या चाहिए, एक रो प्रोटीन। अब हमारा क्या है, सारे एंजाइम्स मिल गए, डीएनए सीक्वेंस मिल गया, हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। अब बारी आती है इस ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने की। तो कैसे ये होगा टर्मिनेट, इसके लिए हमें ज़रूरत है रो प्रोटीन की। रो प्रोटीन का काम क्या होता है, ये एक चूँकि एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज है, सो इट ब्रेक्स और डिस्टर्ब द नेसेंट आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। ये करता कैसे है, तो क्या होता है कि जब ये हमारा डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्टर बबल फॉर्म हुआ रहता है, वहाँ पे आरएनए एंड डीएनए एक दूसरे के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करने के लिए जो हमारा रो प्रोटीन है वो आकर के बाइंड करता है विद द नेसेंट आरएनए एट द पोजीशन वेयर द सी रेसिड्यू इज रिच इन अमाउंट। यानी जहाँ पे साइटोसिन अमाउंट अधिक होता है उस जगह पे हमारा ये रो प्रोटीन जो होता है, रो डिपेंडेंट या रो प्रोटीन आकर के बाइंड कर जाता है। ओके, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है हमारा, उसको टर्मिनेट करने के लिए रो प्रोटीन उसके रूट साइट यानी सी रिच साइट को बाइंड करते हैं और आगे की ओर इन द 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। और ये तब तक मूव करते हैं जब तक कि ये जो है डीएनए आरएनए का जो हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब ना कर दें। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। आज के इस लेसन के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट लेसन में हम जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ और बातों को। सो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड क्वेरी प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। My Telegram channel is Life Science Tutorials. And once more I request friends, please subscribe my YouTube channel as Bala Tutorials to get the more useful videos and lessons. Okay, thank you. Bye bye.